हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है। इसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, कल हमने पढ़ा था, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। क्या पढ़ा था कि ए और बी अभिक्रिया डी और ई उत्पाद में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, डी और ई उत्पाद में कन्वर्ट हो रही थी। तो ए के हिसाब से वेग निकालना, बी के हिसाब से वेग निकालना और डी के हिसाब से वेग निकालना, ई के हिसाब से वेग निकालना। सबके हिसाब से वेग निकालने के बाद सबका वेग एक समान आता है तो वो अभिक्रिया ठीक थी। यानी कि हम अभिकारक के हिसाब से वेग निकाल रहे थे तो उसका माइनस आ रहा था, तो वैज्ञानिकों ने यह कहा था कि इसके साथ माइनस पहले से ही लगा दिया जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू जो अभिकारक और उत्पाद की वैल्यू बराबर आती है। ठीक है, अभिकारक कितने समय में कितना उत्पाद बना रहा है उसके बारे में हमने सब कुछ कल पढ़ा था। ठीक है, आशा करता हूं जो पीछे रिवाइज आपने जो लेक्चर देखा था तो इस थोड़ा से वचन से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज पढ़ेंगे हम अभिक्रिया के वेग के को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला कारक है अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति, ठीक है, अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति का मतलब है कौन सी अभिक्रिया धीमी होती है, कौन सी तेज होती है, वो प्रकृति। यानी कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक अभिक्रिया बहुत तेजी से हो रही है और एक अभिक्रिया बहुत धीमी हो रही है। तो हमारे घर में कभी आपने देखा होगा कि पानी में नमक डालते हैं तो नमक NaCl है। NaCl एक आयनिक है। आयनिक यानी कि ऐसे पानी में डालते हैं, वो आयन टूट जाते हैं और बहुत जल्दी से अपना उत्पाद बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही दूसरा टॉपिक है कि H2 से N2 अभिक्रिया करता है तो वो अभिक्रिया सहसंयोजी अभिक्रिया है। जैसे बहुत धीमी धीमी चलती है, धीमी धीमी अपने बॉन्ड तोड़ती है, उसके बाद आगे उत्पाद बनाती है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं दोनों क्या होता है। ठीक है, पहली है NaCl प्लस AgNO3। ठीक है, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, ये दोनों आयनिक है। क्या है? आयनिक। अपने आयनों को तोड़ करके ये यहां से आयनों को तोड़ेंगे और NaNO3 बना लेगा और प्लस AgCl बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से ये अभिक्रिया हमारी आयनिक अभिक्रिया है। चलने दिए, चलने दो, काट देंगे, डस्टर भेजिए। ये हमारी क्या है? आयनिक अभिक्रिया। आयनिक अभिक्रिया। ठीक है, यह अभिक्रिया फास्ट यानी कि बहुत ही तीव्र होती है। फास्ट, तीव्र, क्योंकि आयन पानी में गिरते हैं और एकदम तुरंत टूट जाते हैं। ठीक है, ऐसे हमने एक एग्जांपल लिया था NaCl का। NaCl पानी में डालेंगे और तुरंत घुल जाते हैं। ठीक है, ये था आयनिक, इसकी प्रकृति आयन थी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, H2 प्लस N2। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जब उत्पाद बनता है तो जो H बॉन्ड है प्लस N बॉन्ड है, ठीक है, ये धीरे धीरे टूटते हैं, धीरे धीरे टूटते हैं और ये उत्पाद बनाते हैं। तो NHO3 बनाते हैं, NH3, सही है, NH3 बनाते हैं। ठीक है, उत्पाद बनाते हैं तो NH3 धीरे धीरे अभिक्रिया टूटती है तो फिर NH3 का निर्माण करते हैं। ये होती है सहसंयोजी
सहसंयोजी अभिक्रिया। ठीक है, इससे बहुत ही धीमी होती है ये अभिक्रिया, धीमी धीमी अभिक्रिया। सही है, स्लो। ठीक है, और इसे बैलेंस करने के लिए हम H2 करेंगे और नहीं H3N2। ठीक है, यहां पे N2। ठीक है, आपने देखा कि आयन के साथ अभिक्रिया तेजी से रिएक्शन करती है, तेजी से अभिकारक बनाती है, और हमारे सहसंयोजी अभिक्रिया होती है वो धीरे धीरे बॉन्डों को तोड़ करके आगे अभिक्रिया बनाती है। ठीक है, ये अभिकारक की प्रकृति थी। अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इससे पहले ये उतार लीजिए। अभी हमने दो रिएक्शन देखी थी, एक फास्ट रिएक्शन, एक स्लो रिएक्शन। ठीक है, उनके बारे में, अभिक्रिया की प्रकृति के बारे में कुछ लिख लेते हैं। अभिकारक की प्रकृति पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अभिकारक की प्रकृति पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है, पहला पॉइंट था ये, अभिकारक की प्रकृति पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। जिस तरीके की प्रकृति होगी अभिकारक की, यानी कि जो अभिकारक होगा उसी हिसाब से हमारी अभिक्रिया होती है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि अभिकारक आयनिक है तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। यदि अभिकारक आयनिक है तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है इसका? तीसरा पॉइंट इसका क्या है? यदि अभिकारक सहसंयोजी है तो अभिक्रिया धीमी गति से होगी। यदि अभिकारक सहसंयोजी है तो अभिक्रिया धीमी गति से होगी। ठीक है, तीनों पॉइंट देख लिए कि अभिकारक की प्रकृति पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। दूसरा है, यदि अभिकारक आयनिक है तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। यदि अभिकारक सहसंयोजी है तो अभिक्रिया धीमी गति से होगी। ठीक है, सही है, उतार लीजिए। अब दूसरा टॉपिक आता है इसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है पृष्ठीय क्षेत्रफल पर किस तरीके से प्रभावित होता है। ठीक है, किस तरीके से प्रभावित होता है। देखिए, मान लेते हैं एक वस्तु है, कोई चीज है, और इस पर अभिकारक इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, अभिक्रिया करने वाले इस तरीके से। तो यहां हमने क्या देखा? यहां हमने देखा कि
जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है बहुत कम है अभिक्रिया करने का, ठीक है। इसके चारों तरफ से इसे घेर रखा है और इसे इसकी अभिक्रिया बहुत ही धीमी होगी, यानी कि छोटे से क्षेत्रफल में है ये, तो अभिक्रिया बहुत ही धीमी होगी, ठीक है। ऐसे ही एक मान लेते हैं कि इन टुकड़ों को, यानी कि इस बॉक्स के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए इस तरीके से, और अब देखा हमने कि हमारा जो पृष्ठ था यानी कि क्षेत्रफल था अब वो बढ़ गया और पृष्ठ इधर उधर छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग हो गया। तो अभिकारक करने की दर यहां तेजी से होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां थोड़ा सा क्षेत्रफल बढ़ गया है और जो टुकड़ा एक बड़ा था उस टाइम अब छोटा हो गया, तो यहां छोटे टुकड़े को अभिकारक से उत्पाद होने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो हमने देखा कि ऐसे ही हमने अपना इस पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया तो देखा कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और इससे आसानी से हम तेजी ये अभिक्रिया इस क्षेत्रफल को बढ़ाने के बाद अच्छी तरीके से हो सकती है। एक हमने पृष्ठ लिया और इसके ऊपर दो अभिकारक है, एक पृष्ठ का अभिकारक और एक इसके ऊपर एक अभिकारक हो रहा है। ये दोनों मिलकर के रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन बहुत ही धीमी होगी। फॉर एग्जांपल इसकी अपेक्षा ये पृष्ठ इसमें क्षेत्रफल ज्यादा है और पृष्ठ अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, बर्फ का टुकड़ा है बड़ा वाला और उसे हम धूप में रख दें तो बहुत हल्के धीमी धीमी वो पिघलेगा। ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े बर्फ के धूप में रख दें तो वो हल्के हल्के अपनी रिएक्शन बहुत तेजी से रिएक्शन करके वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से हम पृष्ठ उसका बढ़ा देते हैं यानी कि उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो हमारी रिएक्शन बहुत तेजी से होती है और ऐसे ही हम उसका क्षेत्रफल और पृष्ठ कम होता है तो हमारी रिएक्शन धीमी होती है। ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिए। लिखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया के लिए उपलब्ध सतह बढ़ जाती है। अभिक्रिया के लिए उपलब्ध सतह बढ़ जाती है। उपलब्ध सतह बढ़ जाती है। ठीक है, उपलब्ध सतह बढ़ जाती है, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उतार लीजिए। अब तीसरा टॉपिक आता है हमारा, यानी कि तीसरा अभिकारक कारक आता है कि प्रकाश की तीव्रता। अभिक्रिया का वेग प्रकाश की तीव्रता पर भी निर्भर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2 ले लेते हैं, Cl2। ठीक है, H2 और Cl2 ये दोनों रिएक्शन सूर्य के प्रकाश यानी कि ये दोनों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं तो HCl का निर्माण करती है। ठीक है, HCl का निर्माण करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे सूरज की रोशनी से छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि सूरज की जो ऊर्जा होती है उसमें फोटोन निकलते हैं। फोटोन ये आपने 11th में पढ़ा होगा, फोटोन। ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा। ठीक है, देखिए जब तीव्रता बढ़ती है
तो तो क्या होगा, फोटोन बढ़ेगा और ऊर्जा भी बढ़ेगी। फोटोन बढ़ेगा, फोटोन, एक सेकंड, फोटोन बढ़ेगा और ऊर्जा भी बढ़ेगी, ऊर्जा भी बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि देखिए, प्रकाश प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर, तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, वेग निर्भर निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जब हमारी सूरज की रोशनी यानी कि सूरज की किरणें आती हैं, तो उस किरणों में जो ऊर्जा आती है, ऊर्जा में फोटोन होता है, फोटोन नाम का एक ऊर्जा तंत्र होता है, उसमें उसी फोटोन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्वांटा कहते हैं। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो हमारा फोटोन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, और ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है, उसी से ये रिएक्शन सूर्य की उपस्थिति में होती है, H2Cl2 की उपस्थिति, H2Cl2 से आपस में होती है और HCl का निर्माण करती है। ठीक है, तभी क्या, प्रकाश की तीव्रता पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है, बता लीजिए। अभी प्रकाश की तीव्रता देखी कि किस तरीके से हम अभिक्रिया पर निर्भर करती है। अब दूसरे हैं उत्प्रेरक पर निर्भरता। ठीक है, इस टॉपिक को हम इसी चैप्टर में बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही तापमान पर निर्भरता, इस टॉपिक को भी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा अभिकारक की सांद्रता पर निर्भरता। ठीक है, जो अभिक्रिया का वेग है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भरता किस तरीके से करता है। ठीक है, देखिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, पहला पॉइंट है, देखिए किस तरीके से अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर कुछ अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर कुछ अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर कुछ अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अभिकारक की सांद्रता हमने बढ़ाई, ठीक है, तो जो रेट है, यानी कि रेट है हमारा अभिक्रिया का रेट है, जो वेग है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, वेग है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर कुछ अभिक्रियाओं का वेग घटता है। कुछ अभिक्रियाओं का वेग घटता है। ठीक है, जब अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई तो कुछ अभिक्रियाओं का वेग घटता है। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई और अभिक्रिया का वेग घटेगा। ठीक है, जो वेग है वो घटेगा। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घटता है। ठीक है, ठीक है, तीसरा पॉइंट है
अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर कुछ अभिक्रियाओं का के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर कुछ अभिक्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जब अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ेगी तो कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ी तो रेट पर यानी कि वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। इसके 2 पॉइंट और है, वो भी लिख लीजिए। कुछ अभिक्रियाओं में वेग उत्पाद पर निर्भर करता है। कुछ अभिक्रियाओं में वेग उत्पाद पर निर्भर करता है। कुछ अभिक्रियाओं में कुछ अभिक्रियाओं में वेग उत्पाद पर, जो उत्पाद बनता है उस पर निर्भर करता है। उत्पाद पर निर्भर करता है। ठीक है, कुछ अभिक्रियाओं में जो वेग होता है, स्पीड होती है, उत्पाद पर निर्भर करती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, कुछ अभिक्रियाओं में वेग किसी अभिकारक पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। सही है, कुछ अभिक्रियाओं में वेग किसी अभिकारक पर निर्भर करता है, किसी अभिकारक पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। ठीक है, कुछ अभिक्रियाओं में किसी अभिकारक पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे जी एक ले लेते हैं, A प्लस D 2 अभिकारक हैं और इनसे C और D का निर्माण हो रहा है। ठीक है, C और D भर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है B पर निर्भर नहीं करेगा, A पर निर्भर करता है। ठीक है, B पर निर्भर नहीं करता, A पर निर्भर करता है। तो कह रहे हैं कि कुछ अभिक्रियाओं का वेग किसी अभिकारक पर निर्भर नहीं करता है और किसी पर करता है, किसी पर नहीं करता है। ठीक है, तो A पर यहां पर निर्भर कर रहा है, A और B पर नहीं कर रहा है। ठीक है, देखेंगे वेग A पर निर्भर करता है और B पर नहीं। ठीक है, B पर नहीं। जो वेग होता है अभिक्रिया का A पर निर्भर कर रहा है, B पर नहीं। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट था, कुछ अभिक्रियाओं में वेग किसी अभिकारक पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं करता। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल के साथ समझा दिया कि A प्लस B अभिकारक है और जो C और D है उत्पाद है, तो A पर इसका वेग निर्भर कर रहा है, B पर नहीं कर रहा है। इसके बारे में लिखवा दे। ठीक है, आशा करता हूं इस लेक्चर में अच्छे से आपको समझ में आया होगा।
और ऐसे ही सरस्वती मां पाठशाला पर बने रहिए और अच्छे से वीडियो देखते रहिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।